तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा वीडियो है ये सीरोलॉजी के एमसीक्यू हैं। और ये वैसे सारे एमसीक्यू हैं जो कि आपके आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यदि डीएसएसबी या तो एम्स की तैयारी कर रहे हो, लैब टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, तो ये सीरोलॉजी की ये सारे एमसीक्यू आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे वीडियोस को लास्ट तक देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर देयर। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है एंटीबॉडीज जो है, जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से आपको बताना है कि कितने टाइप्स के एंटीबॉडीज हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। ठीक है, जो 5 टाइप्स के एंटीबॉडीज होते हैं, अब ये कौन कौन से होते हैं अब इसके ऊपर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो है आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीई और लास्टली जो हमारा है आईजीडी। ये सारे हमारे एंटीबॉडीज हैं और ये हमारे बॉडी के अंदर जो है हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखने में हेल्प करता है। ठीक है, यानी कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या कोई भी इन्वेडर्स यदि आएगा तो उसको ये जो है सबसे पहले जो हमारा एंटीबॉडी है उसके अगेंस्ट वो एक्शन लेगा। ठीक है, और उसको किल करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग सेल इज इन्वॉल्व्ड इन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। आपको पूछा है जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है उसमें कौन से सेल जो है वो इन्वॉल्व होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टी सेल। ठीक है, टी सेल इन्वॉल्व होते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में। अब टी सेल में जैसे अब सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है ये होता क्या है। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है इसमें यदि कोई भी सेल बॉडी के अंदर इन्फेक्ट होता है वायरस से, बैक्टीरिया से या फंगस से, तो यहाँ पे क्या होता है जो टी लिम्फोसाइट है वो सबसे पहले क्या करेगा, उसको डिटेक्ट करेगा जो भी मैलिग्नेंट सेल होंगे और उसके ऊपर वो फिर एक्शन लेगा। ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज एक्टिवेटेड व्हेन cells in the body are infected वायरस या फंगस या बैक्टीरिया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं वो इनकाउंटर करते हैं जो एंटीजन जो प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल के अंदर। तो ये आपको याद रखना है, हेल्पर टी सेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, हेल्पर टी सेल जो है ये क्या करेगा, ये इनकाउंटर करेगा किसको, जो भी एंटीजन प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। ठीक है, यदि ये सेल है और इसके अंदर कोई एंटीजन है तो ये क्या करेगा, जो हेल्पर टी सेल है ये इसको इनकाउंटर करेगा। ठीक है, और ये रिलीज करता है साइटोकाइनेज। ये याद रखना है आपको, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस समय ये कौन सा रिलीज क्या करता है, कौन सा केमिकल सब्सटेंस रिलीज करता है, तो साइटोकाइनेज। ठीक है, ये रिलीज करता है। ठीक है, जो सिग्नलिंग प्रोटीन है। ठीक है, जिस वजह से जो टी सेल्स है, टी लिम्फोसाइट्स है वो एक्ट करेगा और जो भी एंटीजन होगा उसको वो किल कर देगा। यानी किलर टी लिम्फोसाइट आप बोल सकते हो, जो किलर टी लिम्फोसाइट होता है उसको एक सिग्नल प्रोवाइड करता है साइटोकाइनेज। ठीक है, जिसके हेल्प से जो किलर टी लिम्फोसाइट्स होगा वो क्या करेगा, वो जो भी इन्वेडर्स होंगे, जो भी एंटीजन होंगे उसको वो किल कर देगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following cells of the immune system do not perform phagocytosis। आपको पूछा जा रहा है इसमें से जो दिए गए ऑप्शन है इसमें से कौन सा सेल्स जो है वो फेगोसाइटोसिस प्रोसेस को परफॉर्म नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेसोफिल। ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं। देखो फेगोसाइट्स जो होते हैं वो वैसे सेल होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को, कोई किसी भी कोई भी हार्मफुल यदि कोई फॉरेन पार्टिकल्स आता है तो उसको वो इंजेस्ट कर लेते हैं। जैसे बैक्टीरिया है तो उसको इंजेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो मेनली जो होता है ये फेगोसाइटोसिस वाले सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बेसोफिल है ये नहीं करता ये काम को। ठीक है, बेसोफिल जो है ये बॉडी में आपको पता है कि बेसोफिल कितना परसेंट है, तो 0.5%। ठीक है, ये ल्यूकोसाइट जो भी हमारे हैं उसमें
0.5% ये है। तो इसके अंदर फेगोसाइटिक एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि इसके अंदर कोई भी फेगोसाइटोसिक साइटिक एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। दे डू नॉट possesses फेगोसाइटिक एक्टिविटी, ठीक है। बेसोफिल के अंदर क्या कंटेन करता है, तो एक एंटीकोगुलेंट होता है हेपेरिन। कई बार ये पूछा जाता है कौन सा एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है, तो ये आपको याद रखना है कि हेपेरिन प्रेजेंट होता है। कौन सा एंटीकोगुलेंट होता है, तो हेपेरिन, ठीक है। ये अच्छे से याद रखना है कि हेपेरिन होता है जो प्रिवेंट करता है ब्लड को क्लॉट होने से, ठीक है। तुरंत क्विकली ये क्लॉट ना हो जाए ब्लड, तो इसमें ये हेल्प करता है, ठीक है। साथ में और भी एक चीज होता है, वैसोडिलेटर हिस्टामिन प्रेजेंट होता है जो प्रमोट करता है ब्लड के फ्लो को, ठीक है। ब्लड फ्लो जो होता है टिश्यू के अंदर, तो उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट इसमें एक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ये याद रखना है आपको। वैसोडाइलेटर, ठीक है। ये जो वैसोडाइलेटर हिस्टामिन होता है, ये भी प्रेजेंट होता है बेसोफिल के अंदर, जो क्या करता है, जो प्रमोट करता है ब्लड फ्लो को, ठीक है। कहां पे करेगा, तो ब्लड फ्लो इन टिश्यू, ठीक है। चलिए अब थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द मोस्ट कॉमनली यूज डायग्नोस्टिक टेक्निक इन द वायरस लेबोरेटरी। वायरस लेबोरेटरी में जो है आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरटीपीसीआर, ठीक है। यानी ये जो हमारा है ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आरटीपीसीआर का इस्तेमाल जो है मोस्ट कॉमनली डायग्नोस्टिक टेक्निक जो है वायरस लेबोरेटरी में इसका किया जाता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं इस चीज को, कि जो आरटी जो है ये कन्वर्ट करता है वायरस आरएनए को डीएनए में, ठीक है। तो थ्योरेटिकली इसको समझने, द यूज ऑफ आरटी कर लो, द यूज ऑफ आरटी टू कन्वर्ट वायरस आरएनए टू डीएनए बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। ये एक रिवोल्यूशनरी डायग्नोस्टिक टेक्निक है, ठीक है, जो लगभग 10 सालों से जो है ये चलता आ रहा है, ठीक है। इसका इस्तेमाल होता आ रहा है। अब इसमें से आप एक यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कई लोगों को ये डीप सीक्वेंसिंग जो टेक्निक है ना, ये लग रहा होगा, ये डीप सीक्वेंसिंग जो है ये अभी न्यूली डेवलप्ड टेक्निक है, ठीक है। और ये जो है चीपली अवेलेबल है और इसके वजह से जो है ये फर्दर रिवोल्यूशन जरूर आया है, लेकिन अभी भी जो है मोस्टली कॉमनली जो डायग्नोस्टिक टेक्निक है जो इस्तेमाल होते हैं वायरस लेबोरेटरी में, तो वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरटीपीसीआर, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हाउ इज द नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग एनजीएस मोस्ट ऑफन यूज। आपको पूछा जाए जो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग है एनजीएस, इसका प्राय इस्तेमाल कहाँ होता है इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो है आपको इस चीज को समझना है, इसका इस्तेमाल किया जाता है जो न्यूली डिस्कवर्ड वायरस होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एनजीएस का इस्तेमाल किया जाता है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग का इस्तेमाल किया जाता है जो न्यूली डिस्कवर्ड वायरस होते हैं उसको पता करने के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। इसमें से जैसे और भी जो दिए गए हैं आपके जो मेथड दिए गए हैं साथ में, जैसे कि ड्रग रेसिस्टेंट म्यूटेंट्स आइडेंटिफाई स्पीसीज वायरस कैन नॉट, ये जो है इनका भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेकिन मेनली इसका इस्तेमाल जो होता है, एनजीएस का इस्तेमाल जो होता है वो न्यूली डिस्कवर्ड वायरस के लिए है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं।
हाउ रैपिड इज रैपिड वायरल डायग्नोसिस बाय मोलिकुलर मेथड। आपको पूछा जाए जो मोलिकुलर मेथड होता है उसके द्वारा कितने रैपिड में मतलब आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है, जो वायरल डायग्नोसिस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्किंग डे है ना, विदिन अ वर्किंग डे फॉर मोस्ट लेबोरेटरी। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी जो भी वर्किंग डे होता है उसमें इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, डायग्नोज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द डायग्नोस्टिक मेथड फॉर डेंगू। अब पूछा है डेंगू के लिए जो डायग्नोस्टिक मेथड होगा कौन सा, जो आपके दिए गए हैं ऑप्शंस, उसमें से कौन से डायग्नोस्टिक मेथड है जो डेंगू को डिटेक्ट करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। आरटीपीसीआर, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एलाइजा, इन सारे का इस्तेमाल किया जाता है डेंगू को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब इसमें से आप लोग ये जो हमारा न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है इसके बारे में पता होगा। ये जो है इसमें क्या होता है, सबसे पहले मतलब मोस्टली प्रिफर्ड मेथड है, नेट्स इसका इस्तेमाल किया जाता है जो डेंगू वायरस होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। यदि कोई पेशेंट है वो सस्पेक्टेड है डेंगू वायरस से, डिजीज से, तो वहां पे सस्पेक्टेड पेशेंट्स को प्रिफर किया जाता है नेट्स के थ्रू उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको पता लगाने के लिए कि वो जो पर्सन है वो डेंगू वायरस उसके अंदर है कि नहीं है, ठीक है। और मेनली इसका इस्तेमाल तब किया जाता है यदि सैंपल जो है यदि सिम्टम्स दिख रहे हैं पेशेंट्स में, तो वहां पे सीरम सैंपल उसके लिए प्रीफर किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द CD4 काउंट टेस्ट मेजर। CD4 काउंट टेस्ट जो है ये क्या मेजर करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टी सेल, ठीक है। जो CD4 काउंट होता है ये मेजर करता है टी सेल को। जो नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 500 टू 1500 सेल्स पर mm क्यूब। ये आपको याद रखना है, नॉर्मल रेंज जो होते हैं CD4 काउंट के वो कितने होते हैं, 500 टू 1500 सेल्स पर mm क्यूब, ठीक है। ये होता है नॉर्मल काउंट। जो CD4 सेल जो होता है ये काउंट क्या करता है, एक ये बोल सकते हैं एक इंडिकेटर है हमारे इम्यून सिस्टम को, जो इंडिकेट करता है इम्यून फंक्शन। और कैसे पेशेंट में, इन पेशेंट्स लिविंग विथ HIV। यदि कोई पेशेंट HIV से ग्रसित है तो वैसे पेशेंट्स के इम्यूनिटी को ये दर्शाएगा CD4 सेल्स काउंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो हमारा जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, VDRL एंटीजन इज एन अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ। जो VDRL एंटीजन है वो अल्कोहलिक सॉल्यूशन है किसका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्डियोलिपिन, ठीक है। तो ये याद रख लेना है कार्डियोलिपिन, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो जो भी पेशेंट्स जो VDRL टेस्ट हम जिस पेशेंट का कर रहे होते हैं, तो वैसे पेशेंट्स में जो है जब किसी पेशेंट्स को कोई इन्फेक्शन है, जैसे कि उसके बॉडी में सिफिलिस है, तो उस कंडीशन में क्या होता है जो बॉडी है वो प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडी, ठीक है, जब वो इन्फेक्टेड होती है तो। और ये जो टेस्ट है ये क्या करेगा, ये एंटीबॉडी को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। कैसे करेगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सीरम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जिसमें जो एंटीजन है, तो एंटीजन के रूप में हम लोग क्या करते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस तैयार करवाते हैं इस टेस्ट के थ्रू। तो यहाँ पे जो एंटीजन होता है, तो एंटीजन में क्या होता है, एक कलरलेस अल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है जिसको बोलते हैं बीफ कार्डियोलिपिन, ठीक है। और भी कुछ होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, इस सारे का सॉल्यूशन होता है ये कोलेस्ट्रॉल एंड लेसिथिन। ये सारे जो हैं इसमें
इस सॉल्यूशन में मिक्स होते हैं, ठीक है, इसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जो हमारा एंटीजन जो होगा जिसका इस्तेमाल किया जाता है एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। विच हेपेटाइटिस वायरस रिक्वायर्स अनदर वायरस फॉर रेप्लिकेशन। आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा हेपेटाइटिस वायरस है जिसको कि अदर वायरस का इस्तेमाल किया जाता है उसके रेप्लिकेशन के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस डी वायरस, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हेपेटाइटिस डी वायरस जो है उसको हेपेटाइटिस बी वायरस चाहिए उसको रेप्लिकेशन के लिए, तो ये भी याद रखना है। यदि पूछा जाएगा कि कौन सा वायरस फिर चाहिए तो हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। ठीक है, ये रेप्लिकेशन के लिए हेपेटाइटिस बी वायरस की रिक्वायरमेंट होती है हेपेटाइटिस डी वायरस को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है विच कॉम्बिनेशन ऑफ हेपेटाइटिस वायरस इज मोस्ट लाइकली टू काउज लीवर कैंसर। आपको पूछा है जो लीवर कैंसर होता है तो लीवर कैंसर के लिए वो कौन से हेपेटाइटिस वायरस होते हैं, जो दो कॉम्बिनेशन होगा दो वायरस का जिसकी वजह से लीवर कैंसर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस, ठीक है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, HBV एंड HCV, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जैसे कि जब लीवर कैंसर होता है उसको हम लोग हेपेटो सेलुलर कार्सिनोमा HCC, ठीक है, एक मोस्ट कॉमनली फॉर्म होता है लीवर कैंसर का, ठीक है, ये भी याद रखना, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लीवर कैंसर। और मोस्टली जो केसेस देखे गए हैं अप्रोक्सीमेटली जो 80% जो केसेस देखे गए हैं तो उसमें जो है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस को देखा गया है, ठीक है। इन दोनों के इन्फेक्शन की वजह से देखा गया है, ये जो हमारा हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है वो इन्हीं दोनों वायरस की वजह से होता है, ठीक है। और वो परसेंटेज कितने, लगभग 80%, ठीक है। चलिए आज का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन आज का है क्वेश्चन नंबर 12। हेपेटाइटिस वायरस ए कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू। जो हेपेटाइटिस ए वायरस है वो ट्रांसमिट होता है, यदि किसी दूसरे बॉडी में ट्रांसमिट होगा तो किसके थ्रू होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फीसिस, फीकल या ओरल रूट। अब इसको समझते हैं, जैसे कि कोई भी पर्सन नॉर्मल पर्सन है, यदि उसके अंदर हेपेटाइटिस वायरस जा रहा है तो वो कंटामिनेटेड फूड के थ्रू या कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस से इन्फेक्ट हो गया हो, वाटर कंटामिनेटेड हो गया होगा वाटर या कोई भी फूड मटेरियल, तो उससे जो है ये हेपेटाइटिस वायरस ए जो होगा वो ट्रांसमिट हो जाएगा दूसरे या नॉर्मल पर्सन में, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।